स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिंदा स्टोरी पर। चलिए शुरू करते हैं। शहर की रातें अब वंशिका के लिए खाली नहीं रही थी। खिड़की से दिखती सड़कें, स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी, नीचे भागती गाड़ियां, सब कुछ जैसे हर रात उससे कुछ पूछता था और वो हर रात उसी सवाल से बचते हुए देर से घर लौटने लगी थी। पहले ये सिर्फ काम था, या कम से कम उसने खुद को यही बताया था। नई जॉब, नया ऑफिस और नई जिम्मेदारियां, इन सब के साथ देर रातें अपने आप जुड़ जाती हैं। यही तो उसने घर पर कहा था और राजीव ने मान लिया था। राजीव हमेशा मान लेता था। डिनर टेबल पर उसकी प्लेट अक्सर ठंडी मिलती, कभी कभी तो प्लेट उठाकर फ्रिज में रख दी जाती ताकि वंशिका जब आए तो उसे गर्म कर लिया जाए। राजीव को इंतजार करना आता था, बिना शिकायत के, बिना सवालों के। वंशिका को यही इंतजार सबसे ज्यादा चुभने लगा था। ऑफिस की इमारत कांच की थी, दिन में पारदर्शी, रात में आईने जैसी। लिफ्ट से बाहर निकलते हुए वंशिका को अक्सर अपना अक्स दिखता, थकी आंखें, सधे हुए कपड़े और एक ऐसी खामोशी जो उसने कभी खुद में नहीं देखी थी। और उसी खामोशी के बीच पहली बार उसने राजवीर को नोटिस किया था। राजवीर उसका बॉस नहीं था, कम से कम सीधे तौर पर नहीं। वो सीनियर मैनेजमेंट में था, वही जिनकी मीटिंग्स में सब सीधा बैठ जाते थे। आवाज में ठहराव था उसका, बोलता कम था, लेकिन जब बोलता तो कमरे की हवा बदल जाती। पहली बार उसने वंशिका से कहा था, इस प्रेजेंटेशन में कुछ है, बस थोड़ा और पॉलिश चाहिए, सिर्फ इतना। कोई तारीफ नहीं, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। फिर भी वंशिका देर तक उसी लाइन के बारे में सोचती रही। उस शाम वो देर तक रुकी। ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। एसी की आवाज, कीबोर्ड की हल्की टकटक और बाहर शीशे के पार फैलती रात। राजवीर पास की कुर्सी पर आकर बैठा था, बिना शोर किए। तुम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करती हो, उसने कहा, और कम अस्यूम करती हो कि सामने वाला समझ सकता है। वंशिका ने सिर उठाकर उसे देखा। ये आलोचना थी या सलाह, वो तय नहीं कर पाई। ये बुरी बात है, उसने पूछा। राजवीर हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, बस थकाने वाली है, तुम्हारे लिए। उसी पल वंशिका को लगा जैसे किसी ने पहली बार उसकी थकान को नाम दिया हो। उसके बाद देर रातें आदत बन गई। कभी क्लाइंट कॉल, कभी इंटरनल मीटिंग, कभी बस काम पूरा करना है। राजीव को फोन पर वो वही शब्द बोलती, आज देर हो जाएगी, और राजीव वही जवाब देता, ठीक है, ध्यान से आना। पर फोन रखते ही वंशिका को लगता वो कुछ गिरा आई है। एक रात बारिश हो रही थी। ऑफिस से निकलते हुए राजवीर ने बस इतना कहा, कॉफी? कोई जोर नहीं, कोई आग्रह नहीं। वंशिका ने हां कह दी, बिना सोचे। होटल की लॉबी में कॉफी थी, खिड़की के पास वाली टेबल, बाहर भीगता शहर, अंदर धीमी रोशनी। राजवीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम जब बोलती नहीं हो तब ज्यादा कहती हो। वंशिका हंसी नहीं। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। उस रात कुछ नहीं हुआ, पर बहुत कुछ अपनी जगह से हिल गया। घर लौटते वक्त उसने देखा राजीव बालकनी में खड़ा था। सिगरेट नहीं पी रहा था, बस खड़ा था। खाना रखा है, उसने कहा। वंशिका ने सिर हिलाया। उसकी आवाज कहीं अटक गई थी। अगले हफ्तों में दूरी शब्द नहीं बनी, आदत बन गई। स्पर्श कम हुआ, बातें सतही हो गई। राजीव ने सवाल नहीं पूछे और वंशिका ने जवाब देना छोड़ दिया। ऑफिस में राजवीर वही था, संयमित, पेशेवर, लेकिन उसकी नजरें अब रुकती थी और रुककर हट जाती थी। एक दिन मीटिंग के बाद उसने कहा, आज बाहर चलते हैं। काम नहीं। वंशिका ने हां कह दी। इस बार दिल ने दखल नहीं दिया, शरीर ने दिया। कमरा बुक नहीं हुआ, सिर्फ डिनर था, पर खामोशी इतनी भारी थी कि हर शब्द बोझ बन रहा था। तुम खुश हो? राजवीर ने अचानक पूछा। वंशिका ने पानी का घूंट लिया। यह सवाल उसने खुद से भी नहीं पूछा था। पता नहीं, उसने कहा। राजवीर ने और कुछ नहीं कहा, और वही सबसे खतरनाक था। घर लौटकर वंशिका देर तक जागती रही। राजीव सो रहा था, पीठ उसकी तरफ। छत को देखते हुए वंशिका ने महसूस किया वो अब दो जिंदगियों के बीच खड़ी है, एक जिसमें वो पत्नी है और दूसरी जिसमें वो खुद को फिर से सुन पा रही है। और दोनों के बीच की दूरी हर रात थोड़ी और बढ़ रही थी। दूरी हमेशा अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे आदत बनती है, इतनी शांत कि जब तक महसूस हो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वंशिका की सुबह अब जल्दी शुरू होती थी, न इसलिए कि काम ज्यादा था, बल्कि इसलिए कि घर में रुकना उसे भारी लगने लगा था। राजीव अक्सर जागा हुआ मिलता, कभी अखबार के साथ,
कभी खाली कप के साथ। आज भी जल्दी? वो पूछता नहीं था, बस कह देता था। वंशिका सिर हिलाकर बाल बांधती, आईने में खुद को देखती और हर बार कुछ नया गायब पाती। ऑफिस में लिफ्ट वही थी, वही बंद दरवाजे, वही धीमी चाल, लेकिन अब खामोशी झूठ बोलने लगी थी। राजवीर सामने खड़ा होता, फोन हाथ में, आंखें सीधी। तुम ठीक हो? उसकी आवाज उतनी ही नॉर्मल होती जितनी किसी तूफान के पहले की हवा। हाँ, वंशिका कहती और उसी पल समझ जाती यहां सबसे बड़ा झूठ है। मीटिंग्स लंबी होने लगी, या शायद वक्त छोटा, लोग एक एक करके निकल जाते, कमरा खाली हो जाता। ऐसी की ठंड अब बेकार लगती। कल जल्दी चली गई थी, राजवीर ने एक दिन कहा। वंशिका ने फाइल बंद की, नजर नहीं उठाई। जरूरी था। राजवीर ने आगे कुछ नहीं पूछा और यही चीज उसे बेचैन करती थी। शाम को बारिश शुरू हो जाती, जैसे शहर ने कोई पैटर्न पकड़ लिया हो। होटल की लॉबी अब अजनबी नहीं रही थी। वो जगह अब सिर्फ जगह नहीं थी, वो एक इशारा बन चुकी थी। कॉफी या ड्रिंक? राजवीर ने पूछा। वंशिका ने बिना सोचे कहा, जो तुम्हें ठीक लगे। कमरा वही था, खिड़की वही, रोशनी वही, पर आज सब कुछ अलग था। राजवीर ने जैकेट उतारी, वंशिका ने पर्दे आधे खींचे। शहर की रोशनी कमरे में फैल गई और उसके साथ वे नजरें भी, जो अब छुप नहीं रही थी। अगर आज भी तुम रुकना न चाहो, राजवीर ने बात अधूरी छोड़ी। वंशिका ने उसकी तरफ देखा, काफी देर तक। आज सवाल मत पूछो, उसने धीरे से कहा। राजवीर आगे नहीं बढ़ा, यही इंतजार सबसे ज्यादा खतरनाक था। वंशिका खुद आगे बढ़ी, इतनी पास कि सांसों की गर्मी महसूस हो। बीच में अब हवा नहीं थी, सिर्फ धड़कने। किसी ने किसी को छुआ नहीं, फिर भी दोनों कांप रहे थे। राजवीर, वंशिका ने उसका नाम ऐसे लिया जैसे पहली बार। उसे अचानक राजीव का चेहरा याद आया, और खुद का भी। लेकिन शरीर सच बोल रहा था और मन थक चुका था। सुबह होने से पहले वो उठी, इस बार बिना जल्दी के, बिना घबराहट के। राजवीर खिड़की के पास खड़ा था, कुछ नहीं बोला, सिर्फ देखा। ये मुश्किल होने वाला है, वंशिका ने कहा। राजवीर मुस्कुराया। आसान चीजों में मजा किसे आता है? घर लौटते वक्त धूप तेज हो चुकी थी। राजीव बालकनी में खड़ा था। सुबह हो गई, उसने कहा। शिकायत नहीं थी, बस थकान। वंशिका ने सिर झुका लिया। उस दिन पहली बार उसने महसूस किया, रात सिर्फ होटल में नहीं छूटी, वो उसके भीतर कहीं रह गई है। अगले कुछ दिनों में राजीव की नजरें बदलने लगी। खुशबू, देर, फोन की खामोशी, कुछ भी पक्का नहीं था, लेकिन सब कुछ संदिग्ध था। एक शाम वंशिका जल्दी में निकली, फोन चार्जिंग पर छूट गया। राजीव ने आवाज दी, वो वापस लौटी और उसी पल स्क्रीन जाग गई। नंबर सेव नहीं था, लेकिन समय साफ था। रात बहुत देर, ऑफिस का है, वंशिका ने बहुत जल्दी कहा। राजीव ने फोन दे दिया। कुछ नहीं बोला, लेकिन उस रात वो सोया नहीं। अगली सुबह उसने कोई सवाल नहीं पूछा। दोपहर में ऑफिस के पास एक कैफे में बैठा, पीठ दीवार से वंशिका को देखा और उसके सामने राजवीर को। बहुत पास नहीं, बस उतना जितना जरूरी हो। लेकिन हंसी वही थी जो अब घर में कम सुनाई देती थी। ये पहली तस्वीर नहीं थी, ये पहली पुष्टि थी। रात को डिनर खामोशी में हुआ। खामोशी अब बोझ थी। सोते वक्त राजीव ने कहा, वंशिका। वो रुकी। अगर कभी लगे कि तुम दूर जा रही हो। वाक्य अधूरा रह गया। मैं यही हूं, वंशिका ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में वही होने की गर्मी नहीं थी। राजीव करवट बदलकर लेट गया, आंखें बंद, और वंशिका छत को देखती रही। अब कहानी सिर्फ बॉस और पत्नी की नहीं रही थी, ये तीन लोगों की खामोशी थी जो एक दूसरे से टकराने वाली थी। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो पूछे नहीं जाते, वे बस कमरे में चलने लगते हैं। राजीव अब देर रात इंतजार नहीं करता था। वो जागता जरूर था, लेकिन उम्मीद के साथ नहीं। उसने ये मान लिया था कि जो भी हो रहा है वो उसकी पकड़ से बाहर है, और यही स्वीकार सबसे ज्यादा थकाने वाला होता है। वंशिका को फर्क महसूस होने लगा। राजीव अब पूछता नहीं था, टोकता नहीं था, यहां तक कि देखता भी कम था। उसकी खामोशी में आरोप नहीं था, बस थकान थी। एक शाम जब वंशिका जल्दी लौटी, राजीव किचन में खड़ा था। आज जल्दी? उसने पूछा। हां, वंशिका ने कहा। बहुत साधारण जवाब। बहुत देर से बोला गया। डिनर साथ हुआ, लेकिन साथ नहीं। चम्मच प्लेट से टकराने की आवाज,
कुछ ज्यादा ही तेज लग रही थी। ऑफिस कैसा चल रहा है? राजीव ने पूछा। यह सवाल पहले भी आता था, पर आज कुछ अलग था। ठीक, वंशिका ने कहा। राजीव ने खाना रोका, उसे देखा। सिर्फ ठीक? वंशिका ने नजर झुका ली। उसे समझ आ गया, ये वही पल है जिससे वो बच रही थी। राजीव, उसने धीरे से कहा, कभी कभी सब कुछ ठीक होते हुए भी ठीक नहीं लगता। राजीव हंसा नहीं, न नाराज हुआ। और कभी कभी, उसने कहा, सब कुछ ठीक न होते हुए भी हम उसे ठीक मान लेते हैं। कमरे में एक अजीब सी शांति आ गई, वो शांति जो तूफान से पहले आती है। तुम खुश हो? राजीव ने वही सवाल दोहराया। वंशिका ने सिर उठाया। उसकी आंखों में पानी नहीं था, बस डर था। मुझे नहीं पता, उसने कहा। राजीव ने गहरी सांस ली। मुझे पता है। वंशिका चौंकी। क्या? कि तुम दूर हो? उसने कहा। कब से? ये नहीं पता। क्यों? ये भी नहीं। पर हो। ये आरोप नहीं था, ये स्वीकार था। वंशिका की आवाज कांप गई। मैं कोशिश कर रही हूं। किसकी? राजीव ने पूछा। उसके पास जवाब नहीं था। उस रात वे अलग अलग सोए, एक ही बिस्तर पर बहुत दूर। अगले दिन ऑफिस में राजवीर ने कुछ बदलता हुआ महसूस किया। वंशिका कम बोल रही थी, हंस नहीं रही थी। काम में वही सटीकता थी, पर आंखों में बोझ था। मीटिंग के बाद उसने बस इतना कहा, अगर जरूरत हो तो हम बात कर सकते हैं। हम शब्द अब खतरनाक हो चुका था। शाम को वंशिका सीधे घर चली गई। फोन साइलेंट था, कदम भारी। राजीव बालकनी में नहीं था, लाइट बंद थी। वो अकेली बैठ गई और पहली बार उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं गलत हूं या क्या मैं बस ईमानदार हूं? फोन वाइब्रेट हुआ। राजवीर, ठीक हो? वंशिका ने स्क्रीन देखी बहुत देर तक, फिर फोन उल्टा रख दिया। उस रात राजीव देर तक जागा रहा, छत देखता रहा। वंशिका करवट बदलती रही। दोनों जानते थे अब कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। सुबह राजीव ने कहा, आज मैं देर से आऊंगा। यह पहली बार था जब उसने देर की बात पहले कही। वंशिका ने बस ठीक है कहा। ऑफिस में राजवीर ने दूरी बना ली, जानबूझकर, क्योंकि वो समझ गया था अब हर कदम का असर 3 जिंदगियों पर पड़ेगा। शाम को राजीव घर नहीं आया। रात 10, फिर 11। फोन आया, मैं मां के यहां हूं। उसने कहा, आज यही रुकूंगा। वंशिका का दिल बैठ गया। यह दूरी की घोषणा थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस फोन रख दिया। कमरे में अकेली खड़ी उसने पहली बार अपने फैसले का वजन महसूस किया। और उसी पल फोन फिर वाइब्रेट हुआ। राजवीर, इस बार उसने उठाया। हमें रुकना चाहिए, वंशिका ने कहा, बिना भूमिका के। उधर से थोड़ी देर चुपी रही। या फैसला करना चाहिए, राजवीर ने जवाब दिया। वंशिका ने आंखें बंद कर ली। कभी कभी रुकना भी फैसला होता है, और कभी कभी फैसला ही सबसे बड़ा डर। कॉल कट हो गई और वंशिका जानती थी अब कहानी मोड़ पर है। घर कभी अचानक पराया नहीं लगता। वो पहले चुप होता है, फिर खाली। और एक दिन ठंडा। राजीव अगले दिन भी नहीं आया। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। वंशिका ने फोन उठाया कई बार, लेकिन हर बार उंगलियां रुक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे रोके, राजीव को या खुद को। दोपहर में वो ऑफिस गई, काम किया, मीटिंग्स अटेंड की, हंसी भी, लेकिन सब कुछ जैसे किसी और के शरीर में हो रहा था। राजवीर ने दूर से देखा। वो पास नहीं आया, नजरें भी नहीं मिलाई। यही दूरी अब उसे चुभने लगी। शाम को घर लौटते हुए उसने पहली बार घर जाने से डर महसूस किया। दरवाजा खोला, अंदर वही फर्नीचर, वही तस्वीरें, वही चुप्पी। राजीव की चीजें जैसी की तैसी थी, पर उसकी मौजूदगी नहीं। रात को वंशिका सो नहीं पाई। सुबह 4 बजे उसने आखिरकार कॉल किया। राजीव? हां। उसकी आवाज नींद में डूबी नहीं थी। तुम ठीक हो? वंशिका ने पूछा। उधर से हल्की हंसी आई। ये सवाल अब देर से आया है। वंशिका की आंखें भर आई। मैंने तुम्हें दुख दिया है? दुख नहीं, राजीव ने कहा, बस उलझन। मैं लौट आऊं? उसने पूछा, और उसी पल समझ गई ये गलत सवाल है। लौटना तब होता है, राजीव ने कहा, जब इंसान गया हो। फोन कट गया। उस दिन वंशिका ऑफिस जल्दी निकल गई। लिफ्ट में
राजवीर अकेला था। पहली बार किसी ने दरवाजा बंद होने से पहले कुछ नहीं कहा। लिफ्ट ऊपर जा रही थी और अंदर दोनों के बीच सन्नाटा नीचे गिर रहा था। राजीव घर पर नहीं है, वंशिका ने अचानक कहा। राजवीर ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में चिंता साफ थी। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। नहीं, वंशिका ने सच कहा। लिफ्ट रुकी, लेकिन दोनों बाहर नहीं निकले। राजवीर ने बटन दबाया, फिर से बंद। ये अब खेल नहीं है, उसने कहा, और मैं नहीं चाहता कि तुम अकेली गिरो। वंशिका ने उसकी तरफ देखा। तुम क्या चाहते हो, राजवीर? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मैं चाहता हूं कि तुम झूठ बोलना बंद करो। खुद से वो लिफ्ट से बाहर निकल गया। ऑफिस में काम नहीं हुआ। शाम तक वंशिका का सिर भारी था। घर लौटते वक्त राजीव का मैसेज आया, मैं आज आ जाऊंगा, हमें बात करनी है। उसके हाथ कांप गए। रात को राजीव आया, थका हुआ, शांत, कोई गुस्सा नहीं, कोई सवाल नहीं, बस सोफे पर बैठ गया। मैंने तुम्हें फॉलो किया था, उसने कहा, बिना भूमिका के। वंशिका का दिल रुक गया। कैफे तक, राजीव ने जोड़ा। मैंने सब नहीं देखा, लेकिन जितना देखा काफी था। वंशिका रोई नहीं, वो बस बैठी रही। तुमने धोखा दिया? राजीव ने पूछा। यह सवाल उसकी छाती चीर गया। मैं, शब्द नहीं निकले। राजीव ने सिर हिलाया। समझ गया। वो उठा, अलमारी खोली, कुछ कपड़े निकाले। मैं कुछ दिन दूर रहूंगा, उसने कहा, सजा के लिए नहीं, सच समझने के लिए। दरवाजा बंद हुआ। वंशिका फर्श पर बैठ गई। उस रात उसने राजवीर को कॉल किया। मैं टूट रही हूं, उसने कहा। राजवीर की आवाज भारी थी। तो अब टूटने से भागो मत। मैं क्या करूं? वंशिका ने पूछा। पहली बार राजवीर ने कहा, साफ फैसला लो, किसी को बचाने के लिए नहीं, खुद के लिए। कॉल कट हो गई। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन अब वो सन्नाटा खाली नहीं था, वो सवालों से भरा था। अकेलापन हमेशा शोर नहीं करता, कभी कभी वो बहुत शालीन होता है, इतना कि इंसान उसे पहचानने में देर कर देता है। राजीव के जाने के बाद घर वैसा ही था जैसा पहले था, बस एक चीज कम थी, उसका इंतजार। सुबह की चाय अब 2 कपों में नहीं बनती थी, 1 कप ज्यादा लगता था, और दूसरा बेकार। वंशिका ने खुद को काम में झोंक दिया। ऑफिस जल्दी पहुंचती, देर से निकलती। लोगों को लगा वो प्रोफेशनल हो रही है, पर सच ये था कि वो घर से भाग रही थी। राजवीर दूरी बनाए हुए था, मीटिंग्स में सीमित, बातों में सटीक, कोई निजी सवाल नहीं। ये दूरी वंशिका को पहले राहत लगी, फिर खालीपन। एक दोपहर लंच ब्रेक में वो ऑफिस की छत पर चली गई। शहर नीचे फैला था, भागता हुआ, बेखबर। राजवीर वही था, फोन साइड में रखे, हाथ रेलिंग पर। तुम यहां आती नहीं थी, उसने कहा बिना पलटे। अब आती हूं, वंशिका ने जवाब दिया। कुछ देर दोनों चुप रहे। राजीव ने घर छोड़ दिया है, उसने अचानक कहा। राजवीर ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में दर्द साफ था। और तुम? उसने पूछा। मैं वही हूं, वंशिका बोली। बस घर खाली है। राजवीर ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगा कि सब ठीक हो जाएगा। क्यों? वंशिका ने पूछा। क्योंकि झूठ बोलने से दर्द कम नहीं होता। उसकी आवाज में कोई दिलासा नहीं था, बस सच्चाई। शाम को वंशिका अकेले घर लौटी, सोफे पर बैठी, टीवी चलाया, फिर बंद कर दिया। फोन उठाया, राजीव का नंबर देखा, फिर स्क्रीन लॉक कर दी। रात गहरी होती गई। पहली बार उसने अलमारी खोली और राजीव के कपड़े छुए। कपड़ों में अब भी वही खुशबू थी, सुरक्षित, जानी पहचानी। वो वही बैठ गई, फर्श पर, और पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले। ये रोना धोखे का नहीं था, ये शोक था, उस रिश्ते का जो वो धीरे धीरे खो चुकी थी। अगले दिन राजवीर ने उसे कॉफी के लिए बुलाया। ऑफिस के बाहर, भीड़ से दूर। मैं तुम्हें कुछ साफ कहना चाहता हूं, उसने कहा। वंशिका ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगा कि तुम मेरे पास आओ, राजवीर बोला, और नहीं ये कि तुम राजीव को छोड़ दो। तो वंशिका की आवाज धीमी थी। तो ये, राजवीर ने कहा, कि मैं तुम्हें चाहता हूं, पर आधा नहीं, चोरी छिपे नहीं, और तब तक नहीं जब तक तुम खुद से झूठ बोल रही हो। वंशिका की आंखें भर आई। मैं उलझी हूं, उसने कहा। उलझन से डर नहीं लगता, राजवीर बोला। डर तब लगता है जब इंसान उसी में बस जाए। कॉफी ठंडी हो गई, पर बात खत्म नहीं हुई। मैं तुम्हें वक्त दूंगा, राजवीर ने कहा, लेकिन खुद को मत खोना।
वो कीमत कोई रिश्ता नहीं चुका सकता। घर लौटते वक्त वंशिका ने महसूस किया अब वो दो लोगों के बीच नहीं है, वो खुद के सामने खड़ी है। रात को राजीव का मैसेज आया, हमें मिलना चाहिए। शांत दिमाग से उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन फोन भी नहीं रखा। वो खिड़की के पास खड़ी रही, शहर की लाइट्स देखती हुई। अब कहानी सिर्फ प्यार या धोखे की नहीं थी, ये पहचान की कहानी बन चुकी थी। और सबसे मुश्किल सवाल अब सामने था, अगर सब सही भी हो जाए तो क्या मैं वही रह जाऊंगी? कुछ मुलाकातें तय नहीं होती, वे बस टलती रहती हैं, जब तक कि टलना खुद एक झूठ न बन जाए। राजीव और वंशिका जिस कैफे में मिले, वहां वे पहले भी आते थे। तब हाथ टेबल के नीचे मिलते थे, आज हाथ कप के इर्द गिर्द थे, जैसे कोई चीज पकड़कर रखना जरूरी हो। राजीव पहले आ गया था, सामने वाली कुर्सी खाली थी। वो उसी कुर्सी को देख रहा था, जैसे वहीं से जवाब निकल आएगा। वंशिका आई, धीरे, बिना हड़बड़ी के। तुम ठीक लग रही हो, राजीव ने कहा। यह झूठ नहीं था, यह अधूरा सच था। तुम थके हुए, वंशिका ने जवाब दिया। दोनों मुस्कुराए। पुरानी आदत। कॉफी आई, चम्मच हिली, फिर रुक गई। मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, राजीव ने कहा। मैं भी नहीं, वंशिका बोली। यह शुरुआत नहीं थी, यह बीच था। मैंने तुम्हें फॉलो किया, राजीव ने फिर कहा, क्योंकि मुझे जवाब चाहिए था, तुमसे नहीं, खुद से। वंशिका ने सिर झुका लिया। मैंने सब नहीं देखा, वो बोला, लेकिन इतना समझ गया कि तुम कहीं और हो। मैंने तुम्हें धोखा नहीं देना चाहा, वंशिका ने कहा। राजीव ने हंसी रोक ली। कोई धोखा देना नहीं चाहता, वो बस होता है जब दो लोग एक दूसरे को पूरा नहीं सुन पाते। ये इल्जाम नहीं था, ये थकान थी। क्या तुम उससे प्यार करती हो? राजीव ने पूछा। सवाल साफ था, जवाब नहीं। मैं नहीं जानती, वंशिका ने कहा। और शायद यही सबसे बड़ा सच है। राजीव ने गहरी सांस ली और मुझसे, वंशिका की आंखें भर आई। मैंने तुम्हें कभी नाप